एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। देखो, इसको मैं फ्लैटनिंग बेस बोलता हूँ, राइट। फॉल के बाद ना, हम्म। अगर सेलिंग प्राइस जो सेलिंग प्रेशर है वो लूज करता है, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से फ्लैटिश लाइक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। इस तरीके से, है हम्म। ना। ये जो बेस बन रहा है फ्लैटनिंग बेस बोल के होता है। अब बस। इसमें ना दो तीन चीज और ध्यान रखना, ठीक है। हम्म। इसमें मेरे को कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, ठीक है, बस मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न बता रहा हूँ और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, हम्म। ठीक है। ध्यान रखना कि अगर इस फ्लैटनिंग बेस में मुझे क्या मिल जाए, शार्प जर्क एंड शार्प बाउंस, राइट। ठीक है। हम्म। अगेन, अगर एक एक से ज्यादा बार मिल जाए, अगेन एक शार्प जर्क, शार्प बाउंस, इसका मतलब क्या है कि जो बचे कुछ सेलिंग है ना, वो भी ऑब्जर्व करके उसको बाइंग में कन्वर्ट कर देना। अब ये जो जैसे जैसे ये शार्प सेल ऑफ एंड शार्प बाइंग होता है ना, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अपन मूविंग एवरेज पढ़ रहे तो मूविंग एवरेज का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। कर्व लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगेगा, जैसे यहाँ देखो, ध्यान देना, ठीक। और क्योंकि ये जो है, ये शार्प जो सेल ऑफ आ रहा है, ये प्रीवियस एक दो स्विंग को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब एक तरह से स्टॉप लॉस को भी वो ले रहा है, ठीक है। अब जरा देखना, अगर मैं दो मल्टीपल यहाँ पे स्विंग्स पकड़ लूँ, यहाँ पे पकड़ लूँ, तो एक शार्प जर्क और शार्प बाउंस, ठीक है। बराबर, इससे ऑलरेडी तीन होगा चार क्या, बार आ चुका है वैसा। हाँ, इससे होगा क्या कि मूविंग एवरेज स्लाइटली कर्व हो रहा है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बात है प्राइस एक्शन को रीड करने का। इसका मतलब क्या है कि डाउन साइड देयर इज एग्जॉशन, डाउन साइड क्या है, सेलिंग एग्जॉशन है, यहाँ पे सेल साइड पोजीशनिंग नहीं बना रहे। अच्छा, अगर इस तरीके के एडवांटेज अगर हम हमारे पास हो, अगर हम एनालाइज कर ले, तो अगर कल को मेरे को यहाँ पे एक सेल ऑफ आएगा, राइट, और सडन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, तो मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट कर सकता हूँ, यस और नो। राइट। अगर ये मेरे को अर्ली इस तरीके के स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के मतलब एक्सपीरियंस हो गए हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, कि जनरली इस तरीके से होता है। फ्लैट होने के बाद एक दो टेस्ट की जाते हैं, फ्लो टेस्टिंग बोलते हैं, सप्लाई को टेस्ट किया जा रहा है। अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा पोजीशन बनाने के बारे में प्लान कर सकता हूँ। मैं एग्जैक्टली यहाँ ब्रेकआउट और इस तरीके के लाइक सब लोग ब्रेकआउट का वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट पहले कर लूंगा, ठीक है। अगर ये सच में रिवर्सल है, तो मेरे को एडिशनल रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। बराबर। अब यहाँ पे एक और चीज देखना, क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये लाइन स्मूथ होते जाएगा, है ना। क्लोज आएगा, यहाँ पे इस तरीके से क्लोज आएंगे, और ये धीरे धीरे फ्लैटिश एंड क्या वो कन्वर्ज कर लेगा यहाँ पे साइडवेज टाइप का, और एक दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ठीक है, एक दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको मिलेंगे, तो बिल्कुल मूविंग एवरेज के ऊपर आके इस तरीके से ट्रेड कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने ये इस तरीके से स्विंग बनाया है ना, ठीक है, अभी मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, लाइक कि अभी मैंने टॉपिक में बताया था एमए क्रॉसओवर करके, क्रॉसओवर एंड रिटेस्ट, ठीक है। जब ये टॉपिक बताऊंगा, इस टॉपिक में आपको ये वाला पॉइंट कवर होगा, ठीक है, कि एक एडिशनल कंफर्मेशन मेरे को चाहिए कि अगर लाइक मैं सरफेस्ड हूँ, ठीक है, और मुझे ये फ्लैटनिंग हो रहा है, फ्लो टेस्टिंग, ये सब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को कैच नहीं कर रहा है, मेरे को एकदम प्योर चाहिए, सिग्नल बेस्ड ट्रेडिंग मेरे को करना है। तो अपन लोग क्रॉसओवर के एक प्योर सिंपल से स्ट्रेटेजी क्रॉसओवर करा, रिटेस्ट करा, दोनों पॉइंट टिक हो गए, अपने को बाई कर लिया, और नीचे स्टॉप लॉस लगा के सीधे ट्रेल करेंगे जब तक ये मेजर स्विंग नहीं आता, ठीक है। वो बिल्कुल सेफेस्ट साइड हो, ज्यादा दिमाग लगाने वाले ट्रेडर्स को नहीं। लेकिन अपन अपन लोग इंटरेस्टेड इस वाले जोन, और इसका अगर मतलब फ्यूचर में कभी भी मूव्स आएंगे ना, तो ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट होगा जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट, और एक जो मेजर स्विंग जो बने हैं, ये आपका एक मेजर स्विंग है, ठीक है। बराबर। तो यहाँ, हाँ, यहाँ पे अगर इस साइड से बाई करके यहाँ पे थोड़ा सा जिसे अर्ली, अगर यहाँ बाई करते हैं तो अर्ली यहाँ सेल करने का प्लान करें। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना है कि मुझे ऑल टाइम पे जाना है, वो हम ट्रेल करेंगे, धीरे 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 बिट बाई बिट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो लाइक हम आज का, अच्छा ठीक है, प्रतीक आप बता रहे थे सेक्टर एनालिसिस, एक बार ना फटाफट ना सेक्टर देख लेते हैं कि क्या अपन मतलब नेक्स्ट अगर मुझे अगले वीक या मंथ्स के लिए प्लान करें तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट पे जाते हैं। अगर मैं एटलीस्ट एक महीने का प्लान आउट कर रहा हूँ या 20 दिन 50 दिन का प्लान आउट कर रहा हूँ, तो एक बार मंथली व्यू लेते हैं। तो निफ्टी का मंथली व्यू ले लेते हैं फटाफट। तो लाइक
अभी मैं वॉल्यूम वगैरह हाइड कर दूँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वॉल्यूम से कोई परेशानी नहीं, ठीक है। लाइक अभी क्या दिख रहा है, अभी दिख रहा है थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है मेरे को, ये क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास निफ्टी जाके एक रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या ऑल टाइम हाई के पास जाता है तो एक थोड़ा सा रिजेक्शन आता है, क्यों, फॉर द सेफर साइड। जितने भी लोगों ने इधर कहीं नीचे की ओर बाई किया था ना इस तरफ, ठीक है, तो वो अपना कहीं ना कहीं पोजीशन जो है वो यहाँ पे हल्का करेंगे, ठीक है, ये ऑब्वियस रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें क्या कुछ परेशानी है, एज सच मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखो ये जो कैंडल बना है ना, ये आपको सेलिंग कैंडल दिख रहा है, बट इसकी कंफर्मेशन जरूरी है, ठीक है। कंफर्मेशन कब आएगा? अभी भी ये बहुत पॉजिटिव है, वीकली बेसिस पे हो सकता है, डेली में थोड़ा सा सेंटिमेंट चेंज हो, बट वीकली बेसिस पे कोई इशू नहीं दिख रहा है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है बैंड बिल्कुल राइजिंग है, कोई इशू नहीं है। मे भी एक बार ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक, ठीक है, ये बैंड हल्का सा राइज करे और ये बैंड के आसपास रीटेस्ट करके निकल जाए, ठीक है। तो वीकली बेसिस पे भी हम पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। अभी हमारे पास लाइक कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं आ रहा है कि हाँ अभी हमें परेशान होना है सेल साइड या कुछ ऐसा, ठीक है। हाँ बट ये देखो कि थोड़ा सा वॉल्यूम जो है राइज किया है, वीकली बेसिस पे थोड़ा वॉल्यूम राइज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, यानी इस कैंडल में जितनी सेलिंग थी इसमें थोड़ा सा ज्यादा सेलिंग दिख रहा है। अब देखते हैं डेली में क्या है, ठीक है, डेली में मुझे कुछ मिलता है क्या। अब देखो डेली में एक बार फिर से डायग्राम को, ये तुम्हारा सेलिंग जोन, एक रिटेस्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे भी अगर डेली में बात करें तो लाइक एम पैटर्न फॉर्मेशन था, वहां से सेल ऑफ आ रहा है, बट इमीडिएटली क्या कुछ क्रैक डाउन हुआ है? नहीं। क्रैक डाउन तब होगा या वीकनेस तब आएगा जब इसके नीचे आ जाए। ये जो मूविंग एवरेज जो राइजिंग दिख रहा है ना, ठीक है, राइजिंग दिख रहा है तब इसके नीचे। अभी क्योंकि हम केवल मूविंग एवरेज पढ़ रहे हैं ना, तो केवल इसी पे टच करूंगा मैं, इसी के बेसिस पे एनालिसिस करने का बता रहा हूँ मैं। इसमें आरएसआई वगैरह कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो इसमें आरएसआई प्लॉट करके कुछ ना कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता आपको, बट केवल अब मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम क्या एनालाइज करें उसको हम ध्यान देंगे। तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे ये जो ब्लैक लाइन है 9 मूविंग एवरेज का है, तो 9 मूविंग एवरेज से मतलब वो ब्रेक डाउन किया है। और देखो ऐसे भी अगर देखोगे जो मीन रिवर्जन ये कहता है कि एक्चुअल बेस जो है, ठीक है, यहाँ बना था, राइट, सेल ऑफ, बाउंस, रिटेस्ट और बहुत अच्छा पुश। और जब ये बहुत अच्छा पुश हो जाता है, ठीक है, मूविंग एवरेज से काफी दूर चला गया, ठीक है, ब्रेकआउट भी दे दिया, तो जो अर्ली मतलब ईगर बायर थे, बहुत जल्दी मतलब ब्रेकआउट के बाद बाई करने के लिए तैयार बैठते हैं, उन्होंने फटाफट बाई किया होगा, उनका पोजीशन अभी खतरे में, ठीक है। अब क्योंकि ये मीन रिवर्जन थ्योरी को अगर फॉलो करेगा तो ये डेफिनेटली अपनी मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने को आएगा। मूविंग एवरेज क्या कह रहे तुम्हें, साफ साफ देखो, क्या मूविंग एवरेज में कोई भी वीकनेस दिख रहा है तुम्हें? नहीं। अगर नहीं दिख रहा है ना, तो कभी भी बायसनेस जो है ना सेल साइड नहीं करेगी, कभी भी नहीं, सोचने का भी नहीं, ठीक है। भले नेक्स्ट डे चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से ऐसे भी हो जाए, हमें मतलब सेल साइड रुकना है, मतलब सोचना ही नहीं, ठीक है। हमें सेल साइड के लिए एक ही चीज मतलब फॉलो करना है कि ये जब तक राइज हो रहा है केवल बाई साइड, क्रैक डाउन हो जाए, मूविंग एवरेज ब्रेक कर दे, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर से फ्लैट या कर्व लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, ये डेफिनेटली क्रैक डाउन के बाद वापस एक बार मूविंग एवरेज के पास आएगा, एक रीटेस्ट देगा, उसके बाद ब्रेक डाउन होगा। देन वी विल थिंक जो मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करता था अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यानी टेम्पररी कुछ काम खराब हो गया, यानी 20 मूविंग एवरेज अभी डैमेज हो गया। तो लाइक अपन लोग जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो उस समय बाइंग साइड से सेल साइड में आ जाएंगे, वहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी केवल फाइंड आउट करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म के लिए भी 20 मूविंग एवरेज यूज करते हैं वो भी थोड़ा लाइक पोजीशन, वीकली पोजीशन जो बनाएंगे वो सेल साइड का ही बनाएंगे। बट टिल देन हमें ये सोचना है कि ये मीन रिवर्जन थ्योरी को फॉलो कर रहा है, प्राइस काफी दूर चला गया था 20 मूविंग एवरेज से, ठीक है। एंड अगर ये देखो क्या मुझे क्या लाइक ये मैंने बैंड बनाया, इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना इससे, इस बैंड से? मैं इसको एक सेकंड रखता हूँ, मैं ये ब्लैक लाइन को ना हटाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, मैंने एक सेटिंग सब लोगों ने देख लेना है, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, ये बैंड बनाने के लिए, और ये बैंड इसलिए यूज करोगे कि बहुत सारे विपसॉज है ना इस बैंड में कवर अप हो जाते हैं, तो ये करने की काफी अच्छा, मतलब एक सिंगल लाइन से ज्यादा बेटर है एक बैंड को यूज करो, ठीक है। तो इसकी सेटिंग जो है आप ध्यान में रखना, 20 का यूज करा है मैंने, दोनों 20 ही है। जो लेंथ 1 है ना, लाइक जो ब्लू कलर की है,
सॉरी जो येलो कलर का है, ठीक है, उसका मैंने क्या लिया ना, उसका लिया है मैंने एवरेज लिया है कैंडल का, क्या लिया है कैंडल का हाई, लो, ओपन, क्लोज और उसका डिवाइडेड बाई 4। मतलब इसमें जो रेंज, जैसे कि मान लो ओपन हुआ 100 रुपए में, हाई बनाया 110 रुपए, लो बनाया तुम्हारा 90 रुपए, क्लोजिंग दे दिया तुम्हें लाइक 108 रुपए, ये सबके पॉइंट्स को ना जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया तो एक एक एवरेज लाइन निकल के आएगा तुम्हें, ठीक है। तो ये आप यूज करोगे इस तरीके से। जनरली क्या होता है, क्लोजिंग फॉर्म में होता है, जनरली ये वाला रहता है कि क्लोज टू क्लोज कैंडल के वो फॉलो करता है। तो मैंने एक बैंड बनाने के लिए ये यूज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, चलो ठीक है, इसका एवरेज तो ले लेगा, हाई लो सब कुछ कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि एक कैंडल में हाई लो क्लोजिंग ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, सबका अपना मतलब होता है। और जो दूसरा मतलब 20 मूविंग एवरेज लिया है ना मैंने, ठीक है, जो लेंथ इसका सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले का देखोगे कि मैंने हाई पिक किया है। हाई इसलिए पिक किया है कि मेरे को क्या चाहिए, कैंडल में जो स्प्रेड का हाई बना है, ये मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखो आप क्या कर सकते हो, दोनों मूविंग एवरेज का आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एक का क्लोजिंग प्राइस या एक का लो ले लिया, एक मैं ऐसा करता हूँ, एक का लो ले लिया, ठीक है, और एक का हाई ले लिया, ठीक है, 1 है एंड 2 का लो लेना है मेरे को। हाँ, ये समझ रहे हो, इस बैंड का क्या सिग्निफिकेंस है, कैंडल का हाई और लो पे ये प्लॉट कर रहा था, ये एक शार्प वाइड रेंज बन गया, ठीक है। और मैं चाह रहा था कि एक्चुअली में इतना वाइड रेंज मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्लाइटली कम चाहिए, इस वजह से मैंने एक बैंड को क्या किया, ठीक है, क्या किया, सेकंड वाले को, हाँ इधर लेंथ है ना, हाँ यहाँ सेकंड वाले को मैंने सिंपली ये कर दिया, ये थर्ड हो गया यार, मुझे सेकंड करना है, एक सेकंड, इसको क्लोजिंग करो, ठीक है। आप इसको चाहो तो क्लोजिंग फॉर्म में भी या लो फॉर्म में भी ट्राई कर सकते हो, बट मेरे को लग रहा है कि हाई में ज्यादा बेटर ये काम कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होगा कि आपको ना ये बैंड मिल जाएगा, ठीक है, ये जो बैंड मिल जाएगा ना, तो जो बहुत सारे विप्सोज होते हैं एक दो पॉइंट्स के, वो कवर अप हो जाते हैं, ठीक है, और चार्ट भी देखने में अच्छा लगता है। तो एक बार ये ट्राई करना, एक सिंगल लाइन से ज्यादा बेटर है 20 मूविंग एवरेज को आप बैंड के फॉर्म में देखना। तो बैंड का तरीका क्या बताया मैंने, या तो आप ट्राई कर सकते हो ये, ठीक है, एक का सेटिंग हाई पे रखना और एक का सेटिंग लो पे रखना, ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और एक का क्या कर सकते हो, एक का लाइक हाई पकड़ लिया और एक का एवरेज ऑफ लो हाई क्लोजिंग ओपनिंग, ये सब का आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, रिजल्ट उतना ही ठीक आता है, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमें बैंड मिल जाता है ना, तो ऊपर नीचे वो थोड़ा बहुत भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो अब मैं सारे डायग्राम को हटा के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अच्छा ये बताओ, ये जब प्राइस इतना ज्यादा मूव कर गया था, ये जो प्राइस था यहाँ पे ठीक ठाक मूव कर गया यहाँ पे, और आपको नहीं लगता है कि ये, क्योंकि ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक तो है नहीं, ये मूविंग एवरेज से और इस वाली मूविंग एवरेज से भी ठीक ठाक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। और यूजुअली क्या है, मैं अवॉइड करता हूँ कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, कैंडल 4, मतलब 4 कॉन्टिन्यूस ग्रीन इंडेक्स में 4 कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल बनने के बाद ना एक छोटा या प्रॉफिट बुकिंग कैंडल मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो बाइंग तो कतई प्लान नहीं कर सकते, तो एक मीन एमआरटी भी आ रहा है, मीन रिवर्जन ड्यूअल स्पेस का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा वाइड हो गया, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आने का संभावना था। अब जरा ये सोचो, मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है, तो इस पूरे जोन में ना कभी भी सेल साइड का प्रयास मत करना, सिंपल। यहाँ तो थोड़ा डेयर कर भी लिया, यहाँ पे भी कर लिया, बट यहाँ प्रयास मत करना, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जब जब ये इंट्राडे में जब जाओगे ना, ठीक है, तो ये जब जब कुछ ब्रेकडाउन दिखेगा ना, ब्रेकडाउन दिखेगा, वहां से शार्प मूवमेंट आएगा बाइंग साइड, क्यों, क्योंकि ये अपने डिमांड एरिया, डिमांड जोन के आसपास ये मूव कर चुका है ना। तो इन बिटवीन यहाँ कहीं पे भी बाइंग साइड ही के बारे में ही सोचना, सेल साइड अब तो नहीं, फिलहाल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये राइजिंग है, देखो इसका फोर्स किधर है, ऊपर की ओर है, फोर्स मैंने देख लिया ऊपर की ओर है, अपन प्लान करेगा केवल बाइंग साइड, कुछ नहीं, और कुछ नहीं प्लान करना, ठीक है। तो डेली वीकली में देखा, ठीक है, कोई इशू नहीं, डेली में ऑलमोस्ट सपोर्ट या डिमांड लेवल के आसपास, मूविंग एवरेज के आसपास अप्रोच कर चुका है, तो यहाँ से सेल साइड तो बनता नहीं है, वी विल वेट एंड वॉच, ठीक है। अगर बाइंग करना है तो थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है, ये जब तक थोड़ा कर्व ना हो जाए, ऐसे कर्व लाइक स्ट्रक्चर और कैंडल इसके नीचे ना आ जाए, तब तक अपन सेल साइड नहीं सोचेगा, ठीक है। ये तो इंडेक्स का रहा, अपन सेक्टर देखते हैं क्या, कौन से सेक्टर मेरे को चाहिए। अब जरा सोचना, अगर मैं ये प्लान करूं कि अपने टॉप से, ठीक है, अपने टॉप से और अभी लास्ट में कितना परसेंट फॉल किया है,
1.4, ठीक है, यानी निफ्टी ने 1.4 फॉल किया है। अब मेरे को वो सेक्टर पे ध्यान देना है जिसमें जिसमें लास्ट के लाइक ये फॉल क्या था, 3 दिन का फॉल था ना, 3 दिन का फॉल कैलकुलेट किया, या वीकली चार्ट देख के वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट 3 डेज में कौन से सेक्टर थे जो ग्रीन हुए, ठीक है, ग्रीन हुए, पॉजिटिव हुए, या जिसमें 1.42 से कम सेलिंग हुआ। स्ट्रेंथ हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक लाइक कौन आउट स्मार्ट किया, है ना, कौन बेहतर परफॉर्म किया, ठीक है, और दूसरा तरीका है कौन खराब से भी, मतलब एक होता है कि मैं फेल हो गया, ठीक है, और एक होता है बहुत गंदे तरीके से फेल हो गया, ठीक है। तब मुझे क्या लगता है कि कोई फेल हुआ है बट उससे तो बेटर है तो एग्जैक्टली अगर 1.4 से जो कम गिरे तो वो भी हैं बट कम गिरे हैं, वो मेरे लिए फिर भी एक बेटर पोजीशनिंग के लिए, बट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जो ग्रीन में होगा उसको देंगे। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन सा हमारा सेक्टर आता है। तो लाइक अब उसमें भी पोजीशन देखना है, लोकेशन देखना है। तो ये लास्ट 3 दिन में देखोगे तो मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम जैसा है, तो इसमें वैसे भी कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, तो फार्मा में मैं कुछ सोचूंगा। ओके, देखता हूँ तो मोर और लेस ठीक है। ठीक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइज, ठीक है, ये अपने एक सपोर्ट के आसपास है। अगर गौर करोगे जरा ध्यान देना, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रॉन्ग मूव, और इस पूरे मूव के ऑलमोस्ट ये अपने 50% के लेवल के आसपास है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% का लेवल है। और ये जो है मूविंग एवरेज के बिल्कुल, मतलब अगर निफ्टी थोड़ा सा बाउंस किया ना तो ये सपोर्ट पे है, ठीक है, बहुत अच्छा मूव आएगा, ठीक है, तो ये एक ट्रैक कर सकते हैं। अब इसका ऊपर से सेल ऑफ देख लेते हैं, हालांकि इसकी पोजीशनिंग ऑलमोस्ट लमसम है, ठीक है, निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा ही 3 दिन में गिरा है, बट क्योंकि इसकी प्रीवियस जो राइज थे ना उसके 50% पे ये ठीक ठाक एक सपोर्ट पे है, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसको क्यों ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूँ, लास्ट राइज इसका देखा मैंने, ये जो लास्ट राइज है ना ये थोड़ा एबनॉर्मल राइज है, बहुत मतलब फ्रीक्वेंट राइज है ना, तो इस राइज का 50% एंड एट द की मूविंग एवरेज, ठीक है, तो ये एक की फैक्टर था। तो लेट्स सी, देखते हैं हेल्थ में क्या मूवमेंट आता है, बाकी अदर सेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। ओके, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निफ्टी जहां पे थोड़ा सा ऊपर से सेल ऑफ आ रहा था, यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया, निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई बनाया भी नहीं है, बट इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, तो ये अभी क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, अभी जितना भी देखा मैंने वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसको रखना है। अगर निफ्टी स्लिप करेगा तो ये भी हल्का स्लिप करेगा, बट जैसे ही निफ्टी राइज करना शुरू करेगा ना तो सबसे पहले ध्यान देना मेटल स्टॉक्स पे, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि अपन का ये जो लेवल है ये आए, रीटेस्ट करे और उसके बाद निकले, ठीक है, तो ये जब भी निकलेगा, निफ्टी अगर बाउंस करेगा तो इसको जरूर ट्रैक करना, ठीक है। लेकिन ये मतलब ये भी लॉजिक नहीं लगेगा कि ये काफी ज्यादा मूव हो गया, मतलब करेक्शन थोड़ा पेंडिंग है, या मतलब देखो एक्चुअली, हाँ कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान देना, अपने ब्रेकआउट के पास ना ये थोड़ा कंसोलिडेट भी किया है, ठीक है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इसके नीचे नहीं आएगा, ठीक है, और आपको यही बाई करना है। मैंने क्या बोला, इफ यहाँ पे अगर अपने ब्रेकआउट के आसपास आ जाए, या मुझे चाहिए कि अगर मुझे बाइंग प्लान ही करना है ना तो मैं मूविंग एवरेज के पास प्लान करूंगा, यहाँ पे इस वाले जोन के पास, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ में। देखो एक साइकोलॉजी ना जो बनाने में समय लगेगा, और जिसको मुझे लगता है ना कि आप लोग फ्रॉम द फर्स्ट डे इसको दिमाग में रखना कि कोई भी स्ट्रॉन्ग में है ना, ठीक है, जो राइज में है, जिसका मूविंग एवरेज एकदम स्टीफ राइज कर रहा है, मालूम है ना, उसमें ना बहुत जल्दी रिवर्सल का प्लान आप मत प्लान करो कि अब तो ये इसका गेम ओवर हो गया, ठीक है। हमेशा ये अप्रोच रखो कि अगर स्ट्रेंथ है ना तो ऊपर के रेजिस्टेंस टूटते जाएंगे और नीचे का बेस स्ट्रांग होते जाएगा। जनरली क्या होता है, आप सोच के देखो, ऐसा सोचते हो कि नहीं अरे ये तो बहुत बढ़ गया, अब तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस आता है कि नहीं सबके दिमाग में, अब ये कितना बढ़ेगा, बट आप देखोगे वो बढ़ते जा रहे हैं यार, बढ़ते जा रहे हैं। काश पहले ले लिया रहता तो लाइक ठीक रहता, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम जाके वो जैसे गोल्ड का था एकदम जाके ऊपर खरीद लिया, वैसा भी नहीं करना है, वो रीजनेबल लगता भी नहीं है, ठीक है। बट
एक अप्रोच ये रखना है कि अगर कोई राइज कर रहा है जिसमें स्ट्रेंथ है, तो उसमें वीकनेस फाइंड आउट नहीं करना है ना। ये अप्रोच हम लोग का बहुत जल्दी आ जाता है दिमाग में, ये तो बहुत बढ़ गया, इसमें ना लगता है क्रैकडाउन हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से सोचना बंद करो, ये अगर स्ट्रेंथ है तो इसमें स्ट्रेंथ रहेगा, है ना। और कब तक रहेगा उसका कंफर्मेशन क्या है, मूविंग एवरेज जब तक राइज कर रहा है तेरा तब तक दिमाग तो नहीं लगाना है, ठीक है। ये अगर टूटेगा ना तो आपके सामने टूटेगा, आपके सामने टूटेगा, आपके सामने ये रीटेस्ट करके उसके बाद घूमेगा, ठीक है। एक दिन में ऐसे क्रैक डाउन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एफएमसीजी कोई बड़ी मूव नहीं है, एक बार ये लेवल जो है ना ऊपर के रीच करेगा तो अच्छा मूव आ सकता है, बट इसको ना ट्रैक करना, क्यों करना, क्योंकि मार्केट में जब भी वीकनेस आता है ना, ये एफएमसीजी इंडेक्स जो है ये स्ट्रांग हो जाता है। मार्केट में जब भी वीकनेस आता है तो ये दो सेक्टर, पहला एफएमसीजी, दूसरा आईटी सेक्टर, ठीक है, इसमें बेस बनने लगेंगे और मतलब ये दोनों स्ट्रांग मतलब रहेंगे। इसको ऐसे कहना बेस बन के राइज करें ये ठीक नहीं रहेगा, बट इन दोनों में स्ट्रेंथ आता है। ये बेसिकली वो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए होता है कि कुछ सेक्टर्स टूट रहे होंगे तो कुछ सेक्टर्स को राइज करना है, तो ये काफी डिफेंसिव शेयर माने जाते हैं, खासकर एफएमसीजी, तो ये राइज करना स्टार्ट करता है, यानी मार्केट को होल्ड करके रखता है। और देख सकते हो काफी मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्शन में आ चुका है, ठीक है, और बेस कंप्लीट यहाँ बना है एंड कॉन्ट्रैक्शन भी यहाँ पे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन में भी देख रहे हो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग राइज के बाद ये अच्छा फॉर्मेशन है, तो इसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर कभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, तो इनफैक्ट आज ही एक काम करो ना, एफएमसीजी के स्टॉक्स निकालो आप, 10-15-20 जो भी अच्छे स्टॉक्स है निकालो आप। मालूम क्या है कि उनके जो टॉप क्लास के स्टॉक्स होंगे ना उसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आना चालू हो गया होगा। अगर वो ऐसा हो रहा है ना तो डेफिनेटली ये हो जाएगा काम, क्योंकि हर सेक्टर में कुछ लीडर्स होते हैं जो उस सेक्टर को आउट परफॉर्म करते हैं। अगर वो लीडर फाइंड आउट कर लिया ना, इसका मतलब, क्योंकि ये सेक्टर बना कैसे है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, मतलब एफएमसीजी के जो भी स्टॉक्स हैं उनमें जो लीडर्स होंगे जिनका मतलब मार्केट कैप अच्छा है ना, सबको फाइनेंस अच्छा है, वो अगर ग्रो करने लगेंगे तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रो करेगा। और सबसे जो लास्ट में जो मतलब बेकार या स्टॉक्स है वो क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। कब, जब ऑलरेडी ये बहुत स्पाइक कर लेगा ना, तब लास्ट वाले स्टॉक जो जिन्हें फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, वो केवल हाइप की बदौलत ये ऊपर बढ़ेंगे। लाइक यस, इंडियन देखो इसका स्ट्रेंथ है क्या, बहुत बढ़िया मूव किया, बट ये थोड़ा मतलब अपना हमारे पॉकेट से बाहर निकल गया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा अर्ली कैच करते तो हम इसको देखो कहाँ कैच कर सकते हैं, बताओ जरा, मतलब कहाँ कैच कर सकते हो मुझे, अगर आपको चार्ट में चीजें जो अभी डिस्कस किया वो चीजें दिख रहे हैं तो। ये एक्सटेंशन हुआ था मूविंग एवरेज के नीचे, करेक्ट, इंडियन लिखा है उसके नीचे ही है, करेक्ट। अगर एक्सटेंशन यहाँ पे, अच्छा इस एक्सटेंशन का कितना ब्यूटी है, ये देखो आप, ये एक्सटेंशन हुआ प्लस ये लास्ट प्रीवियस स्विंग के ना नीचे गया और सडनली राज किया। ये जब भी इस तरीके की कंफर्मेशन आता है ना, मालूम क्या होता है, एक तो आपको देखो यहाँ दो तरीके के स्टॉप लॉस लेके गया, एक तो ट्रेंड लाइन के नीचे वाला स्टॉप लॉस गया, और दूसरा ना ये वाले स्टॉप लॉस है ना, जो हॉरिजॉन्टल मार्क करके बैठे रहते हैं, ठीक है, उनका भी स्टॉप लॉस गया, ठीक है। स्टॉप लॉस गया है दो प्लेयर का, एक तो ट्रेंड लाइन के, जिसे कि मैंने मान लो कि ट्रेंड लिया, कोई ट्रेड यहाँ लिया और मूविंग एवरेज के पास रख दिया, ट्रेड लिया मूविंग एवरेज के पास रख दिया, यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया वो इस दौरान यहाँ पे या इस कैंडल में, तो वो भी मूविंग एवरेज के पास रख दिया। तो पहला तो वो निकल गए यहाँ से बाहर, और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक ऐसे ड्रॉ करके बैठे रहते हैं, उनके नीचे का भी स्टॉप लॉस ये डुअल फोर्स यहाँ पे लगा है। अच्छा ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पिक नहीं किया है तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग राइज एंड अगेन रीटेस्ट, ये भी एक एक्सटेंशन का पार्ट ही है, स्लाइटली एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है, बट इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, राइज रीटेस्ट। और देखो पीएसयू से पहले ये राइज करना चला होगा, 28 अगस्त को ये राइज करना स्टार्ट किया था, और पीएसयू में देखो जरा, पीएसयू 28 अगस्त सितंबर अगस्त, देखो अगस्त में समवेयर अभी इंडेक्स तेरा इधर ही था, है ना, इधर ऑलमोस्ट 28 अगस्त ये इधर ही था, ठीक है, और वहां पे तेरे को ब्रेकआउट ठीक ठाक मिल चुका था। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे ना जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग रैली पहले ही देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लाइक पीएनबी भी देखो
शायद साहिल बता रहे थे पीएनबी है ना, पीएनबी कैनरा, इन सब स्टॉक्स में ना है स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ क्या हुआ, ये एक बार ये ऑल टाइम हाई बनाने का अटेम्प्ट किया बट बहुत गंदे तरीके से फेल किया है। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया एंड अगेन फ्लैट, मतलब फॉल कर रहा है। अब इसमें क्या सिचुएशन है, अब देखो जब तक ये राइज कर रहा था मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, बट ये फ्लैट हो गया है। जब भी मूवमेंट फ्लैट हो जाए और फ्लैट के साथ साथ ये काफी ज्यादा वाइड इन रेंज है, समझ रहे हो मेरी बात, ऊपर से सब फ्लैट हो जाए और ये वाइड इन रेंज है और प्राइस एक्शन इस तरीके से कुछ कर रहा है, वंस इट ब्रेक द मूविंग एवरेज, ब्रेक किया और इसके नीचे अगर कॉन्टिन्यूअस रह गया, टूटा, देन इधर को या इस पूरे मूव का ऑलमोस्ट 50% का जोन अपन मार्क कर लेगा, ठीक है, क्योंकि बायर्स हमेशा 50% वाला लेवल जो है ना वो बचाने का हमेशा ट्राई करता है ना, क्योंकि ताकि पूरा जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है, क्लियर। तो इस वाले को थोड़ा ध्यान में रखना कि मेरे को ये वाला लेवल जो है चाहिए होगा, फ्लैट है। अब मेरे को इसमें कोई ट्रेड फिलहाल तो नहीं करना है, ठीक है, फिलहाल नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से प्लान कर रहे हो कि लाइक अगर कोई आपको ये कहता है कि यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लें और मार्क करने के बाद कोई ब्रेकआउट हो, तो भी मैं कहूंगा कि अवॉइड करना है। क्यों, उसका एक छोटा सा बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना चाहिए, कब मैं इसके ऊपर के ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा। पर्सनली मैं जो जब करता हूँ, देखो एक तो मैंने देख लिया कि वाइड इन नेचर है, तो मेरे लिए तो अवॉइड हो गया है ना, अवॉइड करना है मेरे को, ठीक है। कब कंसीडर करना है, इसकी बात सुनो आप सब लोग, जब मेरे को इस तरीके से सेटअप मिले कि ये प्राइस नीचे जाए, एक जर्क दे, ठीक है, और देने के बाद वापस रिवर्स हो जाए, दैट मीन्स प्लेयर जो है या जो बड़े प्लेयर है इसके नीचे फिलहाल तो नहीं देख रहे, ठीक है। एक सेलिंग प्रेशर आए और वो सेलिंग प्रेशर एकदम से एग्जॉस्ट हो जाए, तो टेम्पररी ये समझ में आएगा कि यार इतना वाइड जोन था, सेल सेटअप बना, लोगों ने सेल करा भी, फिर भी वो बिल्डअप नहीं बना, वो फ्लो नहीं आया और सडनली मार्केट राइज कर गया, मतलब तो एक अच्छा मूव आने का संकेत है। तो क्या क्या करेगा, ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज के वो बिल्कुल क्रॉस करेगा एंड अगर एक से दो कैंडल को रीटेस्ट करके निकालता है ना ये हाई, तब मेरा यहाँ पे प्लान करने का इरादा होगा, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस इसी मूविंग एवरेज के आसपास कहीं रहेगा। बट ये होना बहुत जरूरी है इन एक्सटेंशन, मतलब जो प्राइस एक्सटेंडेड हो, ठीक है। मैं आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या कंफर्मेशन चाह रहे हो, हाँ केदार भाई आप समझ पा रहे हैं? जी जी जी। मैं एक एडिशनल एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि अगर ये वाइड है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, इसमें थोड़ा सेलिंग आना चाहिए, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये सब कुछ हुआ कब, इस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, बट सडनली ना सेंटिमेंट चेंज हो गया, दैट मीन्स जो प्लेयर है ना वो फिलहाल इसको ना बेचने के मूड में नहीं है, इस पूरे सेंटिमेंट को वो ट्रैप की तरह यूज किए और मार्केट को रिवर्स करके रीटेस्ट करके तब निकलेगा ना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक और अच्छा जो मूव है मिल जाएगा, ठीक है। और इस वाले मूव में ना आपको वेट नहीं करना है, मेरी बात समझना, ये मूव बहुत ही शार्प एंड स्ट्रांग आएगा, ठीक है, और स्ट्रांग आया और जैसे ही ये रुकेगा कहीं ना, ये जैसे ही रुकेगा आपको भी एकदम एग्जिट कर लेना है, ठीक है, एग्जिट कर लेना है। आप पूछोगे क्यों, पूछो भाई क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड में था और एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्रैक डाउन हुआ ना, अगर यहाँ से क्रैक डाउन हुआ तो आप ओवरऑल सेंटिमेंट को रियलाइज करो, सोचो जरा, लाइक जो भी प्लेयर थे ना उसने जितनी भी बाइंग हुई है, कहीं ना कहीं उस बाइंग को अपनी जो वेयर हाउस में सेलिंग क्वांटिटी पड़ी हुई थी ना उसको यूटिलाइज करने के लिए शार्प मूवमेंट और एक ब्रेकआउट जैसा प्रेजेंटेशन दिखाएगा। अपन को बस चाहिए एक क्विक मूव, ये मूव आया लेके निकल जाना है बस, क्योंकि ये होता है, ये होगा, ये जो मूव आएगा बहुत शार्प आएगा, लोगों को इंटीमेट ऐसा करेगा, इंड्यूस करेगा कि आप आइए बाई कीजिए, बहुत अच्छा मूव जाने वाला है,
और लोग यहाँ पे बाई भी करेंगे। अब ये जैसे जैसे बाई करेंगे ना, ये अपना इकट्ठा जो माल पड़ा हुआ है धीरे धीरे चिपकाना शुरू करेगा। वंस डन, लास्ट लेग ऑफ सेलिंग बहुत तेज होगा, और अगर ये ब्रेकआउट लेवल टूट जाता है ना, तब तो मतलब ठीक ठाक डैमेज करता है। ठीक है, अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन रहा देन फाइन, बट मैं प्रिकॉशनरी तौर पे ये लेता हूँ, अगर इस तरीके के वाइड एक्सटेंशन में एक सेल ऑफ आने के बाद रिवर्स करके बाउंस करता है ना, तो उस बाउंस में जितना प्रॉफिट बुक होता है मैं लेके आ जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये बहुत ज्यादा ऊपर जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो मतलब रखना ही नहीं, क्योंकि अगर मतलब रखोगे तो बहुत बारी इस तरीके के ट्रैप में फंसोगे, तो मुझे फंसना ही नहीं है, मैं वेट करूंगा, है ना। अच्छा, अभी देखे क्या सिमिलर एग्जांपल, देखे क्या तुम्हारे आंख के सामने, ये मतलब टचवुड अच्छी चीज है मेरे लिए कि ये मेरे आंख के सामने मिल गया। क्या आपको दिखा क्या? देखो यहाँ जरा, ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, ये देखो इस तरीके से मैंने मार्क किया, ये सेक आउट अ शार्प मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर एंट्री करते तो ये क्विक मूवमेंट जो मिल गया अपन को, ले लिया, और जैसे ही दिखा कि कुछ हॉल्ट कर रहा है, रुक रहा है या ऐसा, वहां से भाग जाओ, नहीं तो इस तरीके के सेल ऑफ आएंगे। दिख रहा है ये, इस पूरे वाइड में यहाँ पे ट्रैपिंग ही होता है, तो ये मूव का कैच करना है अपने को बस। ठीक है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद देखो कंटिन्यूअस साइडवेज आ गया, और एक टाइम पे तो मूविंग एवरेज के नीचे जाके यहाँ से क्रैक डाउन भी हो गया। ठीक है, फाइनली ये वाइड इन जो नेचर था ना, वो क्या हुआ, मेटेरियलाइज हुआ यहाँ पे। दिख रहा है वाइड था, कोई भी ऊपर का ब्रेकआउट ना सस्टेन करेगा ही। कितना सिंपल हमने मतलब इसको डिस्कस करा है कि अगर वाइड इन नेचर होगा, क्योंकि ये फिर भी इंडेक्स है ना, इंडेक्स में तो बहुत ज्यादा वाइड हो भी नहीं सकता है, स्टॉक तो है नहीं यार कि 20% 30% निकल जाए, समझ गए। वाइड हो गया ना, तो कोई भी ब्रेकआउट ना हमेशा डाउटफुल रहो, कि नया ब्रेकआउट है डाउटफुल रहो। कब? जब वाइड इन नेचर हो, आने दो, क्लोज आने दो। ठीक है, या ऊपर ही थोड़ा लंबा टाइम पास कर दो। हाँ, यूएसडी आईएनआर देखो जरा, ये ट्रैक करना हमेशा। जब भी क्या होता है कि ये प्राइस, हालांकि देखो मार्केट ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सम हाउ डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन हो गया है। क्या बता रहा हूँ उसको सुनो। यूजुअली मार्केट क्या फॉलो करता था, यूएसडी वर्सेस इंडेक्स, है ना। दुनिया के जो भी मतलब ग्लोबल मार्केट है या अपकमिंग मार्केट है, हमारा भी जैसे अपकमिंग मार्केट में आता है, तो वो क्या करता है कि यूएस को फॉलो करता है ना, यूएस के खास करके जो करेंसी उसको। अब यूजुअली क्या होता है कि यूएस के करेंसी अगर राइज कर रही है तो अपना इंडेक्स क्या होगा, उसमें फॉल जैसा दिखेगा। ठीक है, अगर ये फॉल करता है तो ये क्या होगा, राइज करेगा। ओके, अब क्या हुआ है पिछले 2-3 सालों में, ठीक है, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बट 2-3 सालों में ऐसा हुआ है ना, मार्केट इतना गंदे तरीके से चेंज हुआ है कि मतलब बड़े प्लेयर जो मतलब इस कॉन्सेप्ट को 20 साल से यूज करते आ रहे, वो भी हिल पड़े हुए। उनको क्या लगता है यार, आज के करंट सिचुएशन में देखो, करेंसी यूएस करेंसी जो है, जो यूएस डॉलर है वो भी राइज कर रहा है, जो गोल्ड है वो भी राइज कर रहा है। मालूम, जब भी ऐसा कंडीशन होता था ना, तो इक्विटी में सीवियर फॉल आता था, मतलब ठीक ठाक डैमेज होता था। बट मजे की बात है ना कि यूएस का कोई भी स्टॉक उठा लो, इंडेक्स उठा लो, वो भी राइज कर रहा है भाई, पूरा इंडेक्स ही राइज कर रहा है। यानी एक साथ एक वन टाइम पे ये तीनों राइज करना, ये इतिहास में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। पहले होता था कि अगर ये राइज कर रहे हैं या इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है, तो इंडेक्स जो है ओवरऑल क्या है, खराब परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पैसा जो है शिफ्ट हो जाता है। बट एट ए टाइम तीनों राइज कर रहा है, गोल्ड भी राइज किया, यूएस मतलब करेंसी भी राइज कर रहा है, इंडेक्स भी राइज कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मार्केट जो है ना अपने आप को सेप अप कर रहा है, कुछ डिफरेंट फॉर्म में सेप अप कर रहा है, इसीलिए इसको डायनेमिक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, बट अगर हम कहें कि क्या ये बिल्कुल ऑब्सोलेट हो गया, पुराना हो गया, नहीं, ठीक है, अभी भी काम करता है, और इस लॉजिक के साथ ही हम चलेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी राइज कर रहा है, एंड राइज करने के बाद आप देखोगे कि अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो मे भी हमने इंडेक्स में क्या देखा था, इंडेक्स में देखा था कि इंडेक्स भी हमारा सपोर्ट के नजदीक आ गया, और ये भी अपने रेजिस्टेंस के नजदीक आ गया। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस ये टूटता है तो ये सपोर्ट से राइज करने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है,